हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। माय एचबी में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में हो सकता है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हों, नेगलेक्ट कर रहे हों। और ऐसे कुछ लोग जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमारी फैमिली में ही ऐसे लोग जो कुछ मेडिकेशंस पे है, कोई ब्लड थिनर पे है, कोई बीपी की टैबलेट ले रहा है, कोई फैटी लीवर की टैबलेट ले रहा है, कोई एंटीबायोटिक ले रहा है, कोई पेन किलर ले रहा है। सो मैनी टाइप ऑफ मेडिकेशंस जो हैं, मेडिसिन है, वो तरह तरह से किसी न किसी सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ली जा रही हैं। हर किसी के घर की मैं कहानी ये कंसिडर करके चलता हूँ। कैसे वो आपके शरीर के साथ, जिसको हम एक साइड इफेक्ट बोलते हैं, वो किस किस वे में करती है, और कैसे हमारे न्यूट्रिशन के साथ वो उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और उसी की वजह से कैसे हमारी एजिंग जो है वो फास्ट होती है। इस मुद्दे पे हम डिस्कस करेंगे। अगले 2 मिनट में हम इस सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप तब तक अपना, जिसको भी आप इनवाइट करना चाहें, फाइनल रिमाइंडर भेज सकते हैं। थैंक यू। 2 मिनट में हम दोबारा से आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू। स्टार्ट करेंगे अभी।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है सबका आज के MIHB प्रोग्राम में। और एक इम्पोर्टेंट सेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो और कुछ लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो, और कुछ लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन से ज़्यादा बढ़ के भी हो सकता है। अ, हम बात करेंगे कैसे मेडिकेशंस जो हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकती हैं उसको। और कैसे लाइक आज के टाइम पे जैसे लाइक मेडिकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो जस्ट हमारे सिम्टम्स पे ही काम नहीं करती हैं। जैसे सपोज करें किसी को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो वो ओनली बीपी को ही कंट्रोल नहीं करिए, उसका एक दूसरा इफेक्ट भी बॉडी पे हो सकता है। वो किसी मिनरल्स को के एब्जॉर्प्शन, जो आप खाना खा रहे हैं उसके कुछ वाइटामिन मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन में दिक्कत कर सकती है। एब्जॉर्ब होने के बाद उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है लास्ट, जब वो यूटिलाइज होना है सेल पे, सेल लाइन पे जाके वहां पे दिक्कत हो सकती है। और मेटाबॉलिक पाथवे को भी वो अल्टर कर सकती है। जैसे जैसे कि लाइक कोई एंटा एसिड लेता है, उसका कुछ स्टमक की एसिडिटी पे, पीएच पे चेंज करता है। कोई एंटीबायोटिक ले रहा है तो गट माइक्रो, जिसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, वो डिसबायोटिक हो जाता है। एंड लीवर के मेटाबॉलिज्म, जैसे लीवर के कुछ एंजाइम हैं, कुछ जो ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस हैं, वो बेसिकली उनके ड्रग के लीवर के एंजाइम के एक्शन को फास्ट और स्लो कर सकते हैं। इन सारे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे आज। और जो हमें बचा सकता है हमारी एनर्जी को, हमारे न्यूट्रिशन को, हमारे हॉर्मोन्स को, हमारी इम्यूनिटी को, और हमें एक हेल्दी एजिंग और सेफ तरीके से मेडिकेशंस को हम उनके मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक जो मेडिकेशंस हैं वो एक सिम्टम्स को कंट्रोल करने के साथ साथ कैसे हमारी बॉडी के साथ खिलवाड़ करती हैं, या कैसे हम उनसे बच सकते हैं। ये इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक ये सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वो व्हाइट बोर्ड के थ्रू आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। राइट। कैसे हैं कुछ मेडिकेशंस जो हैं, जो आप जनरली खाते हो किसी चीज़ के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, और सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए या इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप लोग कुछ लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक कोई भी हो सकती है। एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, यानी कि किसी की लाइफ के अगेंस्ट है। और हमने अगेंस्ट यूज किया है बैक्टीरिया, फंगस, इन माइक्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड जो बीमारियां हैं या जो इन्फेक्शन है, उनको कंट्रोल करने के लिए अक्सर लोग इसको यूज करते हैं। जब ये हम इसको ओरली लेके जाते हैं, तो ये आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्पेशली एंटीबायोटिक इस एरिया में जाके अब्जॉर्ब होती हैं। और इस एरिया में जाके अब्जॉर्ब होंगी तो यहाँ पे पाए जाने वाले जो हमारे प्रोबायोटिक वाले बैक्टीरिया, जो हेल्दी वाले, जो यानी कि हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उनके क्या करेंगे, उनको एक तरीके से किल कर सकते हैं। क्योंकि ये अनहेल्दी किल को ही टारगेट करके नहीं मारते, यानी कि इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया को, फंगस को, माइक्रोब्स को नहीं मारते हैं। ये उनको भी किल करते हैं जो हमारे लिए हेल्दी हैं। तो ये सिलेक्टिव नहीं है कि किसको मारेंगे, इसके सामने जो भी आएगा उसको मारेंगे। तो और यहाँ बिलियंस में हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं, जो हम फूड खाते हैं, जिसको इंसान अपने एंजाइम से और अपने केमिकल से डाइजेस्ट नहीं कर पाता,
उस फूड को ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि हम जिसको नेचुरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसको ये उसको डाइजेस्ट कर पाते और हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे बायोटीन है, विटामिन B12 है, फोलेट है, और कुछ पॉलीफिनोल्स। पॉलीफिनोल्स का मतलब है, जैसे आपने अनार खाया, आपने कलरफुल फ्रूट्स खाए, उन कुछ चीज़ों को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बट ये क्या करेंगे, उन पे उनको यूटिलाइज करेंगे और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल इनमें से डाइजेस्ट करके हमें दे देंगे, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम कर सकते हैं, न्यूरो मैसेंजर का काम कर सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकते हैं। सो एंटीबायोटिक लेने वाले लोगों में अक्सर देखा गया है, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। बी कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा बी कॉम्प्लेक्स, और साथ में विटामिन के शॉर्ट चेन फैटी एसिड एक होता है, म्यूफा मीडियम चेन फैटी एसिड एक होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सो ये इसके साथ साथ इनके एब्जॉर्प्शन में एंटीबायोटिक लेने वाले के बॉडी में इनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रप्शन किया है, जिनको किल किया है, वो जो एक्स्ट्रा हमें न्यूट्रिएंट्स दे रहे थे, या कुछ ऐसे मोलिक्यूल जो हम खुद डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको डाइजेस्ट करके उनको एक्टिव फॉर्म फॉर्म में हमें देते थे, उनकी एक तरीके से डेफिशिएंसी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसके साथ लाइक यहाँ से जो ये हेल्प कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन में, बॉडी उसको खाने के बाद डाइजेस्ट करके अपटेक कर पाए, उनके साथ अल्टर कर सकता है। और अक्सर आपने देखा होगा, जब जब हम एंटीबायोटिक किसी ने लिया है, तो उसको 2 या 3 दिन के बाद मुंह में कड़वापन रहना स्टार्ट हो जाता है उसकी, लाइक एक तरीके से कुछ भी खाने का मन नहीं करता, एसिडिटी सी फील होती है, बिकॉज उन्होंने हमारे गट में पाए जाने वाले हेल्दी बैक्टीरिया को भी किल कर दिया है। और वो हेल्दी बैक्टीरिया ही हमारे लिए एक तरीके से हमारे फ्रेंड थे, हमारे गट को ऐसा इकोसिस्टम बना के रखते थे हमारे गट में, जो हमें हेल्दी फील करवाता था, जो हमारे सिक्रीशंस को कंट्रोल करते थे, जो हमारे एसिड और पीएच को बैलेंस रखने का काम करते थे, स्टूल को सॉफ्ट करने का यानी कि कॉन्स्टिपेशन से बचाने का काम करते थे, और बाउल मूवमेंट को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते थे। वो धीरे धीरे उसके कारण ये किल होते हैं, और इस कंडीशन को डिसबायोसिस बोलते हैं। डिसबायोसिस यानी कि आपके हेल्दी बैक्टीरिया आपके किल हो जाना, डिसबायोसिस, जो आपकी इम्यूनिटी, डाइजेशन, एनर्जी रेगुलेशन एंड इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? ऐसे लोगों को जो एंटीबायोटिक लिया है उसके बाद उसको, या इससे डायरिया भी रहता है, मतलब लूज मोशन होना, ये सारी चीज़ें होना एंटीबायोटिक के केस में, एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? फाइबर रिच डाइट जरूर लेनी चाहिए, प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड लेने चाहिए, बट ज़्यादा एसिडिक ना हो, प्रोबायोटिक्स, फाइबर्स, और साथ में मल्टीविटामिन जरूर उनको अपनी प्लान करने चाहिए। जो वो आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या सप्लीमेंट के तौर पे, ये तीन चीज़ें जरूर प्लान करनी चाहिए, कि आपका गट रिवाइव रहे, गट सही से काम कर पाए, और जिससे हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रोंग रहे। धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे जैसे गट की जो लाइन है, ये लाइन है, ये कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, एंटीबायोटिक से कमज़ोर होगी, यहाँ पे अल्सर बनना स्टार्ट होगा, अल्सर से यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगी, ये ऐसे करके इनर की वॉल बहुत वीक होना स्टार्ट हो जाए, और यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड सीधा ब्लड में मिलना स्टार्ट होगा।
अब अनडाइजेस्टेड फूड सीधा ब्लड में मिलेगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो ब्लड में जाते ही हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसमें जो टी सेल है, जो नेचुरल किलर सेल बोलते हैं, अंदर होती हैं टी सेल्स, जो हमारी सेना का काम करती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फूड था। तो इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को, लीकी गट। लीकी गट का मतलब है गट से लीक होना स्टार्ट हो गया फूड, और वो डायरेक्ट ब्लड में मिलना स्टार्ट हुआ। इससे सबसे पहले आपको एलर्जी ज़्यादा रहेगी, आपको पेट में हल्का फुल्का दर्द भी रह सकता है, आपकी स्किन की डिसऑर्डर बढ़ेंगे, आपको ब्रेन के साथ मेमोरी में, आपके मूड में, रेगुलेशन में, हॉर्मोन्स में, इन सारी चीज़ों में इसके असर देखने को मिलते हैं। और ये भी देखा गया है, लीकी गट जो है वो बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का कारण भी बनता है, और बहुत सारे इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर का कारण भी बनता है। सो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि बहुत ही इमरजेंसी केस में, जब आपके पास ऑप्शन ही ना बचे, तब एंटीबायोटिक का यूज करें। और एंटीबायोटिक भी बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना लाइक बिना कंप्लीट कोर्स उसको छोड़ना नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 या 3 दिन में उनको इन्फेक्शन में कंट्रोल आता है, फिर वो उसको छोड़ देते हैं खाना। ऐसा नहीं करना है, ऐसा इसलिए नहीं करना है, ऐसा आप करेंगे तो हमें अल्टीमेटली ड्रग का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगली बार आपकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, उतनी डोज में अगली बार वो काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ही कंप्लीट कोर्स यदि आपने करना है, तो एंटीबायोटिक में कंप्लीट कोर्स ही कीजिए, और उस कोर्स के साथ अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन को भी साथ में जरूर मैनेज करिए। और ऐसे केस में क्या होगा ना, आपको भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी, आपको कड़वाहट फील होगा, आपको ओवर एसिडिटी फील होगी, ब्लोटिंग फील होगी। तो हमेशा फाइबर के केस में भी आपको वाटर सोल्युबल फाइबर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि फ्रूट से ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू वेजिटेबल से। दलिया दही दही खिचड़ी जो है वो बेस्ट फूड होता है एंटीबायोटिक के टाइम पे। उसमें फाइबर भी हैं, और उसमें प्रोबायोटिक भी हैं। मल्टीविटामिन जरूर आप उस टाइम पे टेक ऑन कीजिए, कि आपकी जो फूड से हमें जो चीज़ें अल्टर हुई हैं हमारी बॉडी में, उनकी कमी ना हो, और कमी होने के कारण हमें वो जो दिक्कत आनी है उनकी डेफिशिएंसी से, वो हमें फील ना हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ऐसे केस में लीवो वन, जो एंटीबायोटिक लगातार ले रहे हैं, लीवो वन जरूर उनको फिर आ, दिन में 10-10 ml करके 2 बार जरूर पिलाएं, कि उनका गट का पीएच जो है और एंजाइम जो है अच्छे से काम कर पाएं। और साथ में मल्टीविटामिन जरूर उनको आप रिकमेंड करें। फ्रूट्स ज़्यादा फोकस करें, वो भी राइपन फ्रूट्स। और दलिया खिचड़ी दलिया या खिचड़ी और प्रोबायोटिक दही जैसी चीज़ें यूटिलाइज आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए। अ, एक आज के टाइम पे आप देखेंगे डायबिटीज़ का प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। और डायबिटीज़ के केस में एक ड्रग आती है, मेटफॉर्मिन। जो लोग मेटफॉर्मिन खाते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उनको जिस चीज़ से सावधानी रखनी चाहिए, वो सावधानी है कि ऐसे में उनका जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 जो है, एंड फोलेट, एक्टिव फोलिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो उनका एब्जॉर्प्शन है ना, बॉडी नहीं कर पाती है। एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी तो उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, और कमी होगी तो सबसे पहले न्यूरोपैथी, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम के साथ कोई दिक्कत होगी, अनीमिया की कंडीशन बढ़ेगी। अक्सर देखा गया है जितने भी डायबिटिक पीपल और मेटफॉर्मिन खाते हैं उनमें अनीमिया होता है, विटामिन B12 परनीसियस अनीमिया। कॉग्निटिव चेंजेस आएंगे, कि कॉग्निटिव चेंजेस का मतलब उनकी यादाश्त में दिक्कत आएगी, उनकी यादाश्त कमजोर होना स्टार्ट होगी, मेमोरी में चेंजेस आएंगे, अलर्टनेस में। और हीमोसिस्टिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, हीमोसिस्टिन नाम का एक अमाइनो एसिड होगा, जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी में बढ़ जाता है। ये मार्कर भी होता है, ये बायोमार्कर है, ये बायोमार्कर है। इसके बढ़ने से आपका ब्लड जो है वो हार्ट की कैपिलरीज में, हार्ट की जो नलियां हैं खून की, उसमें आ, जमना स्टार्ट हो सकता है, और आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है।
और वो ब्रेन में भी ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण बनता है। ब्रेन में भी जमना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड ज़्यादा आपका एक तरीके से कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एंड न्यूरोलॉजिकल एजिंग को बढ़ाने का काम करती है मेटफॉर्मिंग न्यूरोलॉजिकल एजिंग, यानी कि ब्रेन की एजिंग को फास्ट कर देती है और मेटाबॉलिक एजिंग को भी फास्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे केस में हमेशा ही ऐसे लोगों को बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग विटामिन B12, B6 एंड फोलेट जरूर आप रिकमेंड करें कि ये लोग जो मेटफॉर्मिंग या डायबिटिक के पीपल हैं। और हमने जो आप देखेंगे डाई वाइटल जो प्रोडक्ट डेवलप किया था, उसमें ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको कि उनका जो साइड जो वो टैबलेट ले रहे हैं, जो शुगर को मैनेज करने की चीज़ें ले रहे हैं, जिसके कारण उनमें जो कमियां हो जाती हैं, जो अपने फूड से वो डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो उनके केस में आप उनसे उनका डेली का न्यूट्रिशन मेंटेन करवा सकते हो, जो उनकी न्यूरोलॉजिकल एजिंग को, न्यूरोपैथी को, मेटाबॉलिक चेंजेस को मैनेज करने में वो हेल्प करेगा। और हमेशा ही इन ड्रग्स का और सप्लीमेंट का 3 से 4 घंटे का आपके पास गैप होना चाहिए, हमेशा ही गैप रखना चाहिए सप्लीमेंट में और कोई भी मेडिसिन में, कि उसके एब्जॉर्प्शन में वो कोई दिक्कत ना करे। सो ये भी बहुत बड़ा एक केस है कि ऑलमोस्ट 100+ मिलियन ऑफ पीपल इंडिया में डायबिटिक के शिकार हैं और वो कोई ना कोई ड्रग्स ले रहे हैं, और उनमें ये कमी होना स्टार्ट होते ही ब्रेन में दिक्कत आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेंगी, हार्ट के स्ट्रोक, ब्रेन के एक तरीके से खून की नलियों में क्लॉटिंग के चांसेस हीमोसिस्टिन की वजह से बढ़ना स्टार्ट होंगे, हार्ट अटैक के कारण बन सकते हैं। और हीमोसिस्टिन जैसे ही बढ़ेगा, बी फोलेट की कमी होगी, 12 की कमी होगी, तो कुछ हमारे जो जीन हैं वो भी कुछ उनका काम में भी अल्ट्रेशन आती है, और उनके काम में अल्ट्रेशन आने से हमें बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल जो एक्शन है वो स्लो हो जाते हैं, जो हमें रिपेयरमेंट का काम कर रहे हैं, जो हमारी लॉन्जेविटी में काम करते हैं। सो ये भी एक मेटफॉर्मिन नाम की ड्रग जो है वो आपको हाई एक तरीके से ग्लूकोज को बेटर यूटिलाइजेशन में हेल्प करती है। बट कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके उनको वो दिक्कत देती है, उसके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है, धीरे धीरे कमियां होनी स्टार्ट होती हैं, उन कमियों की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो उसमें बेस्ट यही है कि आप डाई वाइटल वन आप देंगे तो एक तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में वो बेटर करेगा, और जो साइड इफेक्ट हुआ है बॉडी में और जो लंबे टाइम से यूज कर रहे थे उनकी बॉडी में फोलेट, B12 और बी कॉम्प्लेक्स की कमी लॉन्ग टर्म में हुई है, और उनकी जो हार्ट में और या जो ब्रेन में जो डैमेज हुआ उसको रिकवर करने के लिए भी आपको ये सप्लीमेंट स्टार्ट करनी चाहिए अपने उनके लिए। और जो आपके साथ लाइक लंबे टाइम से, आपको पता है 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से यूटिलाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को, उनको डाइवाइटल बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट में मानता हूँ। यदि आप पहली बार इस प्रोग्राम को अटेंड करें तो जरूर जिसने आपको लिंक भेजा उसके साथ ये फॉर्मुलेशन डिस्कस कीजिए, और कैसे अपने आप को आप दोबारा से आपकी रिकवरी को बेटर कर सकते हो, जो ये पर्टिकुलर ड्रग्स के कारण, पर्टिकुलर मेडिसिन के कारण आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी या साइड इफेक्ट हुआ, उसको कैसे बेटर रिकवर कर सकते हो। एक सीरीज होती है, नेस्डेक बोलते हैं, नेस्डेक, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, नॉन स्टीरोडल, बिना स्टीरोड्स के जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, पेन किलर बेसिकली इसमें आते हैं, लाइक आइबीप्रोफेन, जनरली एक यही लेके चल सकते हैं। बहुत सारे एनएसडे की उसमें आते हैं। जैसे ही आप लेंगे ये लीवर को डैमेज करते हैं। लीवर को कैसे डैमेज करते हैं, ये सीधा हमारे ग्लूटाथाइन को यूज कर लेता है, ग्लूटाथाइन को यूज कर लेता है। ग्लूटाथाइन जो है ना, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्टोर रहता है बॉडी में, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है ये, जो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है और हमें
जो फ्री ऑक्सीडेटिव और फ्री रेडिकल से हर टाइम हमारी बॉडी के पास ये एक तरीके जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, ऐसे ही ये भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट का सेविंग अकाउंट है। ग्लूटाथायोन को सीधा जितनी भी पेन किलर हैं ये इसको यूटिलाइज कर लेती हैं, और जैसे यूटिलाइज करेंगी लीवर के कुछ एंजाइम जो हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जो हम ड्रग्स खा रहे हैं, जो हम केमिकल खा रहे हैं, अल्कोहल है, निकोटीन है, कैफीन है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम डेली यूटिलाइज कर रहे हैं, उन एंजाइम को लीवर जो बनाता है उनका प्रोडक्शन उनके एक्शन में ये अल्टर करते हैं, और हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन होना बंद हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। सो अब नेस्डेक जो ले रहे हैं, पेन किलर लगातार ले रहे हैं, उनकी बॉडी में आप देखो जैसे ही ग्लूटाथाइन कम होना स्टार्ट होगा तो वो लीवर में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, लीवर में सूजन बढ़ेगी, लीवर में और लीवर अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपने आप की साफ सफाई अच्छे से नहीं कर पाएगा। ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ना स्टार्ट होंगे तो किडनी पे भी प्रेशर आएगा। तो ऐसे में आप देखेंगे पेन किलर जो है किडनी और लीवर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, एक्शन कैसे करेंगे, जैसे ये कम होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी बॉडी पे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी तो हमारी जो सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट होंगी, और एजिंग फास्ट हो जाएगी, हमारी एजिंग फास्ट हो जाएगी। और लोअर हिपेटिक्स हिपैटिक ये जो कि किसका नाम है, लीवर का, लोअर हिपैटिक एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस होता है बॉडी का, माइटोकॉन्ड्रियल ग्लूटाथाइन रिजर्व को क्या कर देते हैं, ग्लूटाथायोन रिजर्व जो था जैसे रिजर्व बैंक है, जो हमारे पास बैंक में जमा पूंजी है लीवर के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जो एंटीऑक्सीडेंट के उस जमा पूंजी को कम कर देता है, और ये पेन किलर हमारी बॉडी के हर हिस्से को डैमेज पहुंचाने का काम करता है। सो लॉन्ग टर्म में आपके माइटोकॉन्ड्रिया की एजिंग, जहाँ से एनर्जी बननी है, और लीवर की एजिंग को ये फास्ट कर देते हैं। तो पेन किलर हमारे लिए मानो कि हमारी लॉन्जेविटी और को अनसिक्योर करते हैं और एजिंग को बहुत फास्ट करते हैं। सो एजिंग को फास्ट करने में ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो ऐसे केस में आपको हमेशा ही लीवर वन बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट हो सकता है जो पेन किलर खा रहे हैं, और उनके साथ साथ लीवर वन के साथ एक हम एंटी इन्फ्लामेटरी में, या जैसे एसबीटीसी जूस एक बहुत अच्छा साथ में ऑप्शन हो सकता है। एसबीटीसी जूस है, या आप देखेंगे आपका असवा वन एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट पावर और अडेप्टोजन का काम करेगा। एसबीटीसी जूस है, असवा वन है, या ज़्यादा लंबे टाइम से खाया तो ए नाइन ओंग को भी आप यूज़ कर सकते हैं टू कोप अप विद द डैमेज को रिवर्स करने में और लीवर को बेटर रखने के लिए, और हमारी बॉडी से उनका जो साइड इफेक्ट है माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे और हिपैटिक लेवल पे उसको रिकवर करने में ये काफ़ी अच्छी मदद आपकी कर सकते हैं। सो इसके बाद आप देखेंगे कुछ लोग एंटा एसिड यूज़ करते हैं, एसिडिटी उनको सुबह सुबह ज़्यादा होती है तो एंटा एसिड के रूप में वो आ, कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, एंटा एसिड की टैबलेट खाते हैं। सो जिसको हम बोलते हैं पीपीआई एंड एस टू ब्लॉकर्स, यानी कि कुछ चीज़ को ब्लॉक कर रहा है बॉडी में। सो ये जैसे ही आपके स्टमक में जो पीएच है, जो आपके स्टमक में जो पीएच है बेसिकली जो जिसको हम बोलते हैं भोजन की थैली, पॉकेट ऑफ द फूड, यहाँ पे पीएच होता है, बहुत लोअर पीएच होता है, 2.2 पीएच होता है। इसके पीएच को अल्टर कर देते हैं और स्लाइटली ऊपर कर देते हैं, पीएच बढ़ जाएगा इसका स्टमक का, और एसिड को ब्लॉक करता है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे मिनरल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए ये स्टमक वाला एसिड काम में आता है, और एक पीएच पे जाके वो एक्टिवेट होते हैं, तभी उनको बॉडी यूटिलाइज कर पाती है। जब कोई एंटा एसिड खा रहा है तो उसको बेसिकली यहाँ से क्या होगा, उसके
ये मिनरल्स जो डाइट में ले रहा है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। जैसे मिनरल्स कौन से वाले हैं? कैल्शियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, एंड बी 12 है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बी 12 की जो एंटासिड लेते हैं उनको डेफिशिएंसी मिलेगी आपको। और ये लोग है ना, हमेशा हार्ट बर्निंग, टायरिंग, बहुत टूटा हुआ शरीर रहता है, सांस चढ़ते हैं, ऐसे लोगों को डाइजेस्टिबिलिटी में दिक्कत आती है। तो और इसके साथ साथ मिनरल्स को जैसे फूड में जो कोई भी मिनरल था, खाना जो आपने पालक खाई, फ्रूट खाया, सब्जी खाई, चपाती खाई, चावल खाई, फूड में जो मिनरल बाउंड है, मिनरल्स जो था वो किसी के साथ बाउंड था, इसको इससे रिलीज करवाने का काम करता है। रिलीज करवा के फिर ये ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। यदि ये एसिड नहीं होगा तो ये आपस में बंधे रह जाएंगे, बाउंड रहेंगे, ऐसे बाउंड रह जाएंगे, और अल्टीमेटली आप देखेंगे पर्टिकुलरली वो हमारे लिए अनअवेलेबल हो जाएंगे और हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे उसकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दूसरा, लोअर एसिड, लोअर एब्जॉर्प्शन, यानी कि एसिड लो है तो एब्जॉर्प्शन भी लो है इनका, मिनरल्स का। सो लोअर एसिड, लोअर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन जो हो जाएगा वो लोअर रहेगा। सो ध्यान रखें, कोई भी एंटासिड खा रहा है तो उनमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना लाजमी है। सो लो मैग्नीशियम आपकी, जैसे यदि लो मैग्नीशियम होता है, जिन लोगों को कम नींद आती है, डीप नींद नहीं आती, तो मान के चलें, और बॉडी में क्रैम्प रहता है, मसल टाइट रहती हैं, सो वो साइन है लो मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम उनका लो है, जो अफेक्ट करता है आपकी स्लीप को, अच्छी नींद दिलाने में आपकी हेल्प करता है। जैसे कम होगा तो नींद भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाएंगी, नींद अच्छी नहीं रहेगी। इंसुलिन की सेंसिटिविटी, इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, डायबिटिक होने के चांसेस, एंटासिड के साथ भी डायबिटिक होने के चांसेस हो सकते हैं। मसल फंक्शन, मसल में क्रैम्प रहेगा। होता ना कि चलते चलते कुछ लोग कहते हैं जी जैसे मेरे ना पैर की नस चढ़ गई है, या टाइट ऐसे वो हो गई है, तो वो लो मैग्नीशियम का एक तरीके से सिम्टम है। स्ट्रेस, स्ट्रेस में जो रेजिलियंस है आपकी बॉडी, जो की ताकत है स्ट्रेस से लड़ने की, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो अल्टीमेटली आप लास्ट में जाते जाते क्या होगा, बोन का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बाहर से मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो हमारे पास बोन्स हैं, उनसे ये बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। बॉडी बोन से लेना स्टार्ट करेगी, हड्डियों से निकालना स्टार्ट करेगी, तो बोन का लॉस, एनीमिया, खून की कमी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जो एनीमिया है, बोन्स का डेंसिटी कम होगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे ये हमारे मेटाबॉलिक पाथवे पे एंड न्यूरोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। सबसे पहले उनके सिम्टम्स मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकली आने स्टार्ट होंगे। सो ऐसे केस में आप हमेशा ध्यान रखें, लीवो वन सिरप बहुत अच्छा है। उस आदमी को लीवो वन सिरप जरूर रिकमेंड करें, 10-10 ml 2 टाइम। और एंटासिड के खाना खुना खाने के बाद, खाने के भी 2 घंटे के बाद आपको पहले आपने करना है लीवो वन सिरप से, बिफोर आप फूड खाएंगे, बिफोर फूड आपने 10 ml लिया, खाना खा फिर 10 ml ले लिया खाना खाने के बाद, दोनों टाइम लेके फिर उसके 2 आवर के बाद आप, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो एंटासिड वाले लोग हैं उनके लिए, वो उनके बाद सिरप के बाद आपका हीमोफोर्टीन, हीमोफोर्टीन उनको जरूर दें यदि वो अपने एंटासिड खा रहे हैं। हीमोफोर्टीन में मिनरल हैं, विटामिन हैं, एंड एंटीऑक्सीडेंट हैं। अकेला ये आयरन, फोलिक और मैग्नीशियम नहीं है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स के साथ विटामिन्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट भी आपको मिलते हैं उससे। स्टैटिन्स जो लेते हैं, जो यानी कि खून पतला करने की, बीपी की जो टैबलेट लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए उनको? स्टैटिन्स भी एक ड्रग होती है, वो हमारे को क्यू एंजाइम को, वो जिसको सी 10 बोलते हैं, Q10 बोलते हैं जनरली, उसको ये कम कर देती है। सो इससे क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल का को फैक्टर है, ये माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को ये
कंट्रोल करता है। उसके बिना माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो हमारी एनर्जी लेवल घटता जाएगा, और एनर्जी लेवल घटेगा तो हमारे लिए यानी कि एटीपी, हमारा जो फाइनल मॉलिक्यूल है जो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाना है, एटीपी, ये है एनर्जी हमारी बॉडी की। एनर्जी कम होगी तो मसल वीक होने स्टार्ट हो जाएंगी। मसल में हार्ट की भी मसल होगी, सारी मसल बॉडी की फटीग रहना स्टार्ट हो जाएगा, और एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप कोई भी वेट उठाने की ताकत, रनिंग की ताकत, ये एक्सरसाइज की टॉलरेंस भी मसल की डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये सीधा आपको फास्ट एजिंग की तरफ लेके जाता है। अब जो लोग स्टेटिन्स खा रहे हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हैं, बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनको जरूर ध्यान दें कि भी ये एक तरीके से उनकी माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनिंग का कारण बनता है, और एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे कि मसल डिप्लीट होना, सारी चीज़ें, और फास्ट एजिंग। ऐसे केस में आप देखेंगे अ, हमारे पास क्रिल वाला, जो क्रिल वन है, क्रिल वन एक अच्छा सप्लीमेंट है। क्रिल वन है, लीवर वन है, एक एक, और एक एक ये। और ऐसे केस में जरूर आप डेली मल्टीविटामिन, ऐसे केस में जरूर आप दें कि उनका न्यूट्रिशन और उनका लाइक क्यूटेन कंप्लीट रहे, और वो अच्छे से अपने इस स्टैटिन्स के जो साइड इफेक्ट हैं उसको वो कम कर पाए। सो इसके बाद फिर भी आप यदि लंबे टाइम से ले रहे हैं तो चेक जरूर करवाएं न्यूट्रिएंट्स का लेवल क्या है। जैसे न्यूट्रिएंट्स का लेवल में आप लेवल चेक करवा सकते हो कि बॉडी में कितना फोलेट है, कितना बी 12 है, कितना आयरन है, कितना आपका विटामिन डी है। सो ये जो टेस्ट हैं ये जरूर आप करवाएं। मैग्नीशियम, जिंक को, क्यूटेन, इसको जरूर आप जितनी भी मेडिकेशन बताइए इस पे फर्क डालते हैं। बी 12 को कम करेंगी, मैग्नीशियम को कम करेंगी, फोलिक एसिड फोलेट को कम करेंगी, जिंक को कम करेंगी, को क्यूटेन को कम करेंगी, और लाइक पेन किलर हैं जो ग्लूटाथाइन को कम करेंगी। ऐसे में ये जनरल चीज़ें, और आपको मल्टी वाइटामिन मिनरल्स टैबलेट पे आपको फोकस करना चाहिए। गट की रिकवरी जरूर रखनी चाहिए। हर कोई ड्रग्स जो है वो गट के साथ तो दिक्कत करती है, जैसे एंटासिड है, एंटीबायोटिक हैं, ये गट को एक तरीके से इनबैलेंस करती हैं। और एंटीबायोटिक प्री एंड प्रोबायोटिक एंड फर्मेंटेड फूड, और आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि ऑलमोस्ट आपकी कंपनी के हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक चीज़ें डली हुई हैं, जो आपके गट को रीसेट करने में डेली बेसिस पे आपकी हेल्प करती हैं। एंड इंश्योर योर क्लीन, लाइक हीमोसिस्टिन सीबीसी टेस्ट। हीमोसिस्टिन भी ऐसे लोग जो लगातार ये ड्रग यूज कर रहे हैं, हीमोसिस्टिन का लेवल जरूर चेक करें। ये डायरेक्ट मार्कर है आपके हार्ट की बीमारियों का और ब्रेन की बीमारियों का। हीमोसिस्टिन आप जरूर टेस्ट करवाएं। आयरन, बी 12, मैग्नीशियम, और ये, और एंटी इन्फ्लामेटरी मील पे जरूर फोकस करें। एंटी इन्फ्लामेटरी, यहाँ पे सबसे ज्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में A9 ओंको है, आपका SBTC जूस है, क्रिल वन है, और साथ में अस्वा वन है, और AVBT जूस है। ये चीज़ें आपके इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करेंगी और आपकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू को बढ़ाएंगी। सो अल्टीमेटली हर मेडिकेशंस का बेनिफिट है और उसकी एक बायोलॉजिकल कॉस्ट है, ये ध्यान रखने। जो आप बेनिफिट ले रहे हैं, किसी का बीपी कंट्रोल करके, किसी का ग्लूकोज को मेटाबोलाइज, मेटफॉर्मिन को यूज करके ग्लूकोज को मेटाबोल उसका बेनिफिट ले रहे हैं उसके मेटाबॉलिज्म में। नींद की गोलियां कोई खा रहा है, कोई पेन किलर खा रहा है,
कोई हार्मोन की गोलियां खा रहा है, कोई एंटासिड खा रहा है, कोई एंटीबायोटिक खा रहा है, सो मैनी जो मेडिकेशन आप यूज कर रहे हैं वो हमारे वाइटामिन्स मिनरल्स को डाउन करते हैं, गट में समटाइम गट से ही एब्जॉर्ब नहीं होने देते, और समटाइम एब्जॉर्ब भी हो गए तो अंदर इसे यूटिलाइज नहीं करने देते, और कुछ लीवर के एंजाइम के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, और हमारा जो रिजर्व बैंक है कुछ चीज़ों का एंटीऑक्सीडेंट का, उसको उस बैंक सेविंग को निकाल लेते हैं, और जिसके कारण हमारे पास अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। तो उसको आप जरूर अपना वापस से रीबिल्ड करें, रीबिल्ड करें अपने इन सारी चीज़ों को। अ, जो आपके न्यूट्रिशन लॉस हुआ है वो न्यूट्रिएंट्स आपको लेने पड़ेंगे अच्छे फूड हैबिट से। जो आपके जो फूड है न्यूट्रिएंट्स डेंस होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, अनप्रोसेस्ड होने चाहिए, सीजनल होने चाहिए, और सप्लीमेंटेशन, क्योंकि इसके बिना ऐसे लोगों का जो लंबे टाइम से यूज कर रहे थे उनकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी मिलेंगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन उनकी लाइफ को लॉन्ग कर सकता है, उनकी एजिंग को स्लो करके वो लंबा जीने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी बॉडी के फंक्शन को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा एनर्जी वाइटलिटी, उनके जो ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ा है उसको दोबारा रिकवरी करने का चांस मिलेंगे। यहाँ पे एस्टोनिया एक चीज़ नई आपके साथ शेयर करेगी कि मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है जो खा रहे हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कॉम्बिनेशन। कुछ मिनरल्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, जैसे आयरन सबसे ज्यादा किसके साथ एब्जॉर्ब होगा, यदि विटामिन सी होगा तो। एक होता है फूड में ANF, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। जैसे अंडे में जो है एविडीन पाया जाता है, एविडीन नाम की एक ANF एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है, वो बायोटीन को ब्लॉक कर देता है, बायोटीन। तो इसलिए अंडे को लोग ना उबाल कर खाते हैं, कोगुलेट करके खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं, ये फ्राई करते ही उबालते ही खत्म हो जाता है, तो बायोटीन की कमी नहीं होने देता। ऐसे फाइटिक एसिड है, फाइटिक एसिड है, ऑक्जेलेट है, आपने कई बार सुना होगा। ये फाइटिक एसिड आयरन एंड कैल्शियम को के एब्जॉर्प्शन में, ये मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करते हैं। आपने कई बार सुना होगा पालक की या हरी हरी सब्जी के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, चाय के साथ आयरन की टैबलेट नहीं खानी चाहिए, बिकॉज उनमें ये फाइटिक एसिड ऑक्जेलेट और जैसी चीज़ें उसमें पाई जाते हैं जो आयरन को आप खा रहे हैं पर बाहर निकाल देगा, यूटिलाइज नहीं करने देगा, उसको बाउंड कर लेगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड यदि मिल जाए तो ये पथरी बना सकते हैं, किडनी स्टोन बना सकते हैं। यूरिक एसिड के साथ मिलके ऑक्जेलेट गाउट में कन्वर्ट हो सकता है, गाउट यानी कि आपके जो जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना और जॉइंट्स की मोबिलिटी और फंक्शनलिटी को कमजोर करना। सो ANF फैक्टर हमारी प्रोसेसिंग के थ्रू, जैसे सब्जियों को हमेशा उबाल के ही खाया जाता है, उसमें क्योंकि ANF फैक्टर जो होता है, फाइटिक एसिड है, ऑक्जेलेट है, ये जब आप प्रोसेस करते हैं हीट से ये खत्म हो जाते हैं, और आराम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने देते हैं। फिर भी आपको जो हमारे पहले के लोग कॉम्बिनेशन में यूज करते थे नेचुरल फूड के, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी चीजें आप जरूर प्लान कीजिए। अक्सर बोला जाता है कि आप जो शाम को खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है कि लीवर कम काम करेगा। लीवर कम काम करता है क्योंकि लीवर रेस्ट पे चला जाता है 7-8 बजे के बाद। उसकी जो सिक्रीशन है, बाइल जो सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और बाइल सिक्रेट ये पीएच को मेंटेन रखता है, और आपने एसिडिक फूड खाया, ये कम था तो बॉडी में ज़्यादा एसिड बनेगा, तो आपको साइनस की प्रॉब्लम, आपको वात पित्त जिसको हम बोलते हैं उसमें अनबैलेंस होने के रीजन बन जाते हैं। सो ऐसे में आप जरूर ध्यान रखें, जो पहले के लोग बता के गए जो प्रैक्टिस थी वो बहुत साइंटिफिक थी, उनको साइंस उस टाइम पे मालूम नहीं थी, बट आज साइंस ने उन चीज़ों को प्रूव किया हुआ है। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों चीज़ें इस तरीके से प्लान करनी चाहिए, एसिडिक चीज़ें सुबह ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे लीवर ज्यादा बाइल बनाता है, इसलिए फ्रूट्स जो हैं सबसे ज्यादा सुबह खाने का ही टाइम होता है, कि फ्रूट्स को आप सबसे ज्यादा सुबह सुबह ज्यादा खाएं। सो जिससे आपका लीवर का बाइल आएगा और अच्छे से फ्रूट्स को डाइजेस्ट करवा पाएगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवा पाएगा, और मेडिसिन को और सप्लीमेंट्स को कभी भी
सप्लीमेंट्स को ये ना माने कि ये कोई मेडिसिन है, बट ये आपके मेडिसिन से भी बड़ा काम करती है आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। इसके बिना आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। कोई भी आप चीज़ें खा रहे हैं, 3 से 4 घंटे के बाद यदि कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपको उसका कोई भी इंट्रैक्शन या कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे एस्टोनिया क्या कर रही है, मिनरल्स कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट में यूज करती है। सपोज करें आपके पास आयरन फोलिक एसिड है, जैसे मेरे पास ये हीमोफोर्टिन एक एडवांस फोलेट के साथ, आयरन के साथ, मैग्नीशियम के साथ और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स के साथ, एंटीऑक्सीडेंट के साथ एक कॉम्बिनेशन है जो नेचुरल ब्लड बूस्टर का काम करता है। मैं इसी को पढ़ के आपको जैसे सुनाऊं तो इसमें लिखा हुआ है, जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट में यूज हुआ है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट में यूज का मतलब है, ये ग्लाइसिनेट जो है, ग्लाइसिन जो है, इसके साथ मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक नेचुरल अमाइनो एसिड होता है। इन दोनों को वो बाउंड करवा लिया गया, तो आपको आ, जो यदि आप एंटासिड भी खा रहे हैं उस केस में भी ये आपको एब्जॉर्ब करवाने में आपकी हेल्प करेगा ग्लाइसिन के साथ। तो इसको मिनरल कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, MCT, मिनरल कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी। आपके मैक्सिमम मिनरल्स जो हैं इसमें जो यूज्ड होते हैं, वो एक तरीके से कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी जिनको एब्जॉर्ब करना फास्ट है, और साथ में वो आपके गट लाइन पे, आपका जो गट लाइन है उस पे ये जेंटल रहते हैं। जेंटल मीन्स उसको ये कम तंग करते हैं। जैसे कई बार डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट में बाउल मूवमेंट में दिक्कत आएगी मिनरल्स यूज करने से, तो ये बड़े जेंटल होते हैं कॉन्जुगेटेड टेक्नोलॉजी वाले मिनरल्स। सो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में कॉन्जुगेटेड मिनरल्स को ही एस्टोनिया यूज करती है, जिस जो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और ज़्यादा आपके गट लाइन पे भी आपको जेंटल तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे थे उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए इमल्सिफिकेशन जो है, इमल्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम नैनो इमल्सिफिकेशन बोल रहे हैं, नैनो इमल्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जो आप जो एसिड आपके फूड में यहाँ स्टमक से ऐड हुआ और ये नीचे आया, तो यहाँ आपका क्या था, लीवर था, लीवर ने यहाँ बाइल डाला, बाइल अपना जूस बना के डाला, ऊपर से एसिड था, फूड के साथ एसिड मिला हुआ था, और ये जैसे बाइल के साथ, तो ये इमल्सिफाई हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जैसे दूध फट जाता है ना, इस ऐसे ये कोगुलेट होना या फट जाना जिसको हम बोलते हैं, वो इमल्सिफाई हो जाएगा, और जिससे बॉडी उससे वोमेनस और ये सारी चीज़ें, अमाइनो एसिड, आपके अमाइनो एसिड, ओमेगा फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट यहाँ से अलग होने स्टार्ट होते हैं, तो धीरे धीरे सिंप्लीफाई होंगे तो बॉडी अब्जॉर्ब कर पाएगी। सो यदि आप बाहर से ही इमल्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, नैनो इमल्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो वो आपकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। एक साथ में आता है आपका टेक्नोलॉजी है, दैट इज आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी चल रही है जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, चाहे वो फैट में घुलनशील हो या वाटर में घुलनशील हो, उन दोनों की उनको टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकली इमल्सिफाई करके उनको यूटिलाइज करवाने में हेल्प करती है। सो जिसको हम बोलते हैं लिपोसोमल टेक्नोलॉजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, लिपोसोमल टेक्नोलॉजी भी हमारे मिनरल्स, विटामिन्स और जो सप्लीमेंट है उनको एब्जॉर्ब करवाने में हमारी हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, डिलीवर करने में हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट्स की स्टेबिलिटी में, एब्जॉर्प्शन में, यूटिलाइजेशन में हेल्प करती है। सो ये टेक्नोलॉजी और साथ में आपकी मिनरल कॉन्जुगेटेड टेक्नोलॉजी आपको बेहतर एब्जॉर्प्शन देती है, उसी मॉलिक्यूल को बॉडी ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएगी जब इस तरीके की चीज़ें होंगी। सो इसलिए एस्टोनिया वन अपने साइंटिफिक फॉर्मुलेशन के नाम से जानी जाती है, और उसको सर्टिफाइड करने के लिए आपका प्लांट USFDA एंड आपके पास एक तरीके से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च भी, DSIR सर्टिफाइड आपका प्लांट है, जो कि गवर्नमेंट
रिकॉग्नाइज, R&D फैसिलिटी, R&D कंपनी के रूप में रिकॉग्नाइज, और वर्ल्ड ग्लोबल लेवल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपके पास, USFD सर्टिफाइड प्लांट है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप, बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया और यूटिलाइज किया, आज अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, हेल्थ को और लाइफ स्पैन को मेंटेन कर रहे हैं। और मैं ज़रूर बोलूँगा, जो लंबे टाइम से, जो लॉन्ग टर्म से मेडिकेशन यूज़ कर रहे थे, विटामिन मिनरल्स के साथ साथ आप एक चीज ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज यंग फ्यूल। वापस से खोई हुई एज, जो फास्ट एजिंग होगी, उसको रिवर्स कर सकते हैं। और ये पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, आ, ये प्रूवन साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है कि आप बायोलॉजिकल एज को रिड्यूस डाउन कर सकते हो, इसको यूटिलाइज करके। और बहुत सारे लोगों ने इसको यूटिलाइज किया, और अपनी एज को, अपने सिम्टम्स को, अपनी बॉडी के फंक्शंस को दोबारा से रिपेयर किया। सो बस इन सारी बातों के साथ मैं यही बोलना चाहूँगा, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और जो लोग ऐसी लंबे टाइम से मेडिकेशंस पे हैं, उनका ज़रूर वाइटामिन मिनरल्स और उनकी बॉडी पे जो साइड इफेक्ट पड़े हैं, उनको कवर करने के लिए जो हमने डिस्कस किया, ये यूट्यूब पे भी सेशन मिल जाएगा, और इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। तो ऐसे केस में गट हेल्थ, लीवर हेल्थ, वाइटामिन मिनरल्स, इन लोगों को जरूर आप दें। बट जो भी ये मेडिकेशन ले रहे हैं, इस मेडिकेशन में और उस सप्लीमेंट में 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। और यंग फ्यूल उनको खोई हुई एज जो है, जो पेन किलर के कारण, एंटीबायोटिक के कारण, एंटासिड के कारण, डायबिटिक के कारण, हार्मोनल टैबलेट के कारण, स्ट्रेस के कारण, नींद कम आना, कग्निटिव डिक्लाइन के कारण, और भोजन की कमियां, जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, उनके कारण जो एजिंग फास्ट हुई है, उसको अपनी विटामिन मिनरल्स को कवर करके, लीवर को और गट को सही करके, साथ में यंग फ्यूल भी आप ऐड ऑन करेंगे, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक नया जीवन उनको महसूस होगा, नई इम्यूनिटी महसूस होगी, नई एनर्जी एक महसूस होगी, वाइटलिटी महसूस होगी, और वो वापस से फील गुड फील कर पाएंगे। सो एंटी एजिंग इज नॉट ओनली एडिंग नंबर। मैं लिख रहा हूँ, एडिंग नंबर नहीं है कि आप अपनी लाइक 60 साल किसी की उम्र थी, तो उसमें आपने 10 प्लस कर दिया, 70 होगी। ये ओनली यहाँ तक सीमित नहीं है, ये एडिंग लाइफ इनटू नंबर्स। ये आप जितना जी रहे हैं, उसमें लाइफ ऐड करने का दूसरा नाम भी है, कि भाई जितना भी जी रहे हैं पूरा हेल्दी जीऊंगा, ये भी एक एंटी एजिंग होता है। सो एडिंग लाइफ इनटू नंबर एंड एडिंग नंबर इनटू लाइफ। सो आप होलिस्टिकली लॉन्जिविटी प्लान कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ। और अच्छा साफ सुथरा खाएंगे, नेचुरल डाइट खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा सोशलाइज होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, फैमिली मेंबर से, पड़ोसी से। सो एक सोशल वेलबींग की तरफ आप जाएंगे, मेंटली मेडिटेशन और एक्सरसाइज को आप अच्छी नींद लेंगे। तो यही सारे पिलर्स हैं जो हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। नेक्स्ट टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। खुश रहें। जय हिंद।